नमस्ते। आज हम जिस कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं वो ली गई है एक फिल्म के सारांश से। फिल्म का नाम है जीवनसार, एक भयावह रहस्य। जी, और ये कहानी है मैक्स नाम के एक नौजवान की, जिसकी जिंदगी शुरू में देखने पर थोड़ी थोड़ी बिखरी हुई लगती है। हाँ, जैसे ड्रग्स हैं, दीवारों पर ग्राफिटी करना। ये सब बिल्कुल, पर जैसा अक्सर होता है, ये सिर्फ सतह है। असल कहानी कहीं ज्यादा उलझी हुई और डरावनी है। और वो जुड़ी है एक फॉस्टर होम से, मतलब बुजुर्गों के लिए जो घर होता है। हाँ, एक बहुत ही अजीब सा फॉस्टर होम। तो हमारा मकसद है इस सारांश के जरिए उस भयावह रहस्य को परत दर परत खोलना। मैक्स की ऐसी हालत क्यों हुई और उस फॉस्टर होम में आखिर चल क्या रहा था? चलिए पता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं मैक्स के अतीत से। वो इस फॉस्टर होम तक पहुंचा कैसे? देखिए, मैक्स की कहानी, वो अनाथालय में पला बड़ा। अच्छा। फिर उसे एक परिवार ने गोद लिया। वहां उसका एक और गोद लिया वो भाई था। भाई के साथ रिश्ता कैसा था? बहुत गहरा, खून का रिश्ता नहीं था, पर जुड़ाव बहुत मजबूत था। लेकिन फिर एक हादसा हुआ। उसका भाई कॉलेज गया। और फिर खबर आई कि उसने उसने आत्महत्या कर ली। ओ, एक नोट भी छोड़ा था, मैं और नहीं सह सकता। ये तो मैक्स के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। जाहिर है। और इसी दुख और गुस्से को निकालने का जरिया बनी ग्राफिटी। वो पेंटिंग में अच्छा था, पर अब वो दीवारों पर अपना गुस्सा उतारने लगा। और इसी चक्कर में पकड़ा गया। हाँ, पुलिस ने पकड़ लिया। और सजा के तौर पर उसे जेल नहीं बल्कि उस फॉस्टर होम भेजा गया। जी, शर्तें थीं कि सफाई करनी होगी, अच्छा व्यवहार रखना होगा। लेकिन वहां पहुंचते ही चीजें अजीब होने लगती हैं, है ना? बिल्कुल। पहली चीज जो उसे दिखती है, चौथी मंजिल की खिड़की से झांकता एक बूढ़ा आदमी। और उसे तुरंत कहा जाता है कि चौथी मंजिल पर नहीं जाना। हाँ, क्योंकि वहां गंभीर मरीज रहते हैं। ये पहली चेतावनी थी। और फिर छोटी छोटी अजीब घटनाएं, जैसे वो मूर्ति की आंख फोड़ देता है मजाक में। हाँ, और वो नकाब पहने अजीब सा जोड़ा। फिर नरमा नाम की एक महिला से मिलता है। और वो पूल के पास एक औरत के सिर से खून बहने लगता है अचानक। हाँ, स्किन ट्रीटमेंट के बाद। ये सब मिलकर माहौल को बहुत बेचैन करने वाला बना रहे थे। और पहली ही रात डर और बढ़ जाता है। हाँ, रात में उसे हल्की आवाजें आती हैं। फिर वेंट से एक जोर की चीख। हाँ, वो डर कर उठता है तो देखता है कि कमरे का दरवाजा खुला है, जबकि उसने बंद किया था। ये डरावना है। बिल्कुल। अगले दिन उसका स्टाफ से परिचय होता है। मैनेजर, नरमा, बाकी कर्मचारी और एक डॉक्टर। वही डॉक्टर जो मैक्स की आंखों की अजीब सी तारीफ करता है। हाँ, वही। कहता है तुम्हारी आंखें बहुत खास हैं। ये बाद में बहुत मायने रखेगी। उसी रात वो बुरा सपना भी देखता है, या वो सपना नहीं था। वो बहुत भयानक था। कोई चाकू लेकर है, कोई गला दबा रहा है, और जब वो आंख खोलता है तो वो जागा हुआ है। बाप रे, वही चीखें। इसी के बाद वो नरमा से मिलता है फिर से, और उसे वो कप दिखता है। हाँ, नरमा के कमरे में एक कप जो उसे देखा देखा सा लगता है। और नरमा क्या बताती है? वो कहती है कि ये उसके एक दोस्त ने बनाया था जो यहीं रहता था और मर चुका है। ये कप भी एक पहेली का टुकड़ा है। लेकिन मैक्स को वो चीखें चैन नहीं लेने दे रही। वो चौथी मंजिल पर जाने का फैसला करता है। मनाही के बावजूद दरवाजा बंद था, पर मैक्स ताला तोड़ना जानता था। और अंदर क्या था? अंदर का नजारा वो बहुत ही विचलित करने वाला था। कई बुजुर्ग व्हीलचेयर पर बैठे थे। बीमार से ज्यादा बेजान, उदास, जैसे उनमें कोई जिंदगी ही न बची हो। टीवी चल रहा था सामने, पर उनकी आंखों को क्या हुआ था? उनकी आंखों से खून बह रहा था। क्या? खून? हाँ, जैसे खून के आंसू रो रहे हों। बहुत ही भयानक दृश्य था। और तभी वो खिड़की वाला बूढ़ा आदमी उस पे हमला कर देता है। हाँ, पर कर्मचारी आकर बीच बचाव कर लेते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात, उसे सजा नहीं मिलती। डॉक्टर बस नरमी से चेतावनी देकर छोड़ देता है। यही तो, ये बहुत संदिग्ध था, जैसे डॉक्टर कुछ छिपा रहा हो। मैक्स ये सब नरमा को बताता है। पर नरमा का जवाब भी बड़ा अजीब था। कहती है, तुम कुछ नहीं कर सकते। एक तरह की लाचारी। फिर वो नरमा को डॉक्टर और कर्मचारी से बहस करते हुए देखता है। हाँ, और बाद में जब वो नरमा से बात करने की कोशिश करता है, तो नरमा उसे तुरंत वहां से निकलने को कहती है। चेतावनी देती है कि ये जगह ठीक नहीं है। बिल्कुल, कहती है कि खतरा है, लेकिन बात पूरी नहीं कर पाती। और अगले ही पल उसे पता चलता है कि नरमा बीमार पड़ गई है। उसे कहीं ले जाया गया है। बीमार पड़ना, ये शब्द ही बहुत अजीब लगता है उस माहौल में। हाँ, और फिर अगली सुबह एक और भयानक चीज। चौथी मंजिल पर वही बूढ़ा आदमी अपनी उंगली काटकर खून से कुछ लिखने की कोशिश कर रहा होता है। हे भगवान! और फिर नरमा की मौत,
वो ऊपर से गिरकर मैक्स के सामने मर जाती है। और इसे आत्महत्या बता दिया जाता है। हाँ, कहते हैं एक नोट मिला, बेटे से मिलने जा रही हूँ। लेकिन मैक्स को यकीन नहीं होता। बिल्कुल नहीं। नॉर्मा उसकी अकेली उम्मीद थी। उसकी मौत के बाद मैक्स और ज्यादा बेचैन हो जाता है। तभी उसे दरवाजे के पास एक यूवी लाइट मिलती है। यूवी लाइट? ये कहाँ से आई? ये नहीं पता, पर जब वो उसे जलाता है तो क्या दिखता है? दीवार पर एक संदेश उभर आता है, निशान वाले को ढूंढो। निशान वाला? इसका क्या मतलब हुआ? अब मैक्स के पास एक दिशा थी। वो लोगों को ध्यान से देखने लगता है और नोटिस करता है कि मैनेजर की गर्दन पर एक्स का निशान है। एक्स का निशान? हाँ, और ये भी कि होम में कई लोग बार बार अपनी गर्दन छूते हैं, जैसे वहां भी कुछ हो। तो उसने मान लिया कि निशान वाले का मतलब गर्दन पर एक्स का निशान है। उस वक्त तो यही लगा। फिर वो नरमा के कमरे की तलाशी लेता है। वहां क्या मिलता है? कप और पेंटिंग के अलावा? एक डायरी, और उसके आखिरी पन्ने पर कुछ बहुत जरूरी लिखा था। क्या लिखा था? लिखा था, वे रात में आते हैं, सर्जिकल औजारों, सुइयों और कुत्तों के साथ, हमें बदलने के लिए। बदलने के लिए? हाँ, और आगे लिखा था, अगला नंबर मेरा है या मैनेजर का। ओह, तो मैनेजर भी खतरे में था। बिल्कुल। मैक्स भागकर मैनेजर के पास जाता है और देखता है कि उसकी हालत सच में बिगड़ रही है। क्या हो रहा था उसे? वो अपने दांत निकाल रहा था। बिल्कुल चौथी मंजिल वालों जैसा दिखने लगा था। डरावना है ये तो। मैक्स मदद के लिए चिल्लाता है। डॉक्टर आकर उसे संभाल लेता है, लेकिन यह साफ था कि वो बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इसके बाद मैक्स उस डॉक्टर के बारे में पता करता है। हाँ, और पता चलता है कि उसे पहले एक अस्पताल से निकाला गया था, खतरनाक आई सर्जरी और ब्रेन एजिंग थेरेपी पर एक्सपेरिमेंट्स करने की वजह से। ब्रेन एजिंग थेरेपी, आंखों की सर्जरी, ये सब जुड़ रहा है। बिल्कुल। तभी एक और अजीब चीज होती है, एक लाइव स्ट्रीम। लाइव स्ट्रीम? हाँ, एक लड़की जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ है, वो मैक्स से संपर्क करने की कोशिश करती है, पर कनेक्शन कट जाता है। और फिर ऊपर से चीखें। मैक्स अब और इंतजार नहीं कर सकता। वो ऑनलाइन छोटे जासूसी कैमरे मंगवाता है। अच्छा। और उन्हें अलग अलग जगहों पर छिपा देता है। फिर वो उस लाइव स्ट्रीम वाली लड़की से दोबारा संपर्क करता है। वो लड़की क्या कहती है? वो कहती है कि यूवी लाइट उसी ने रखी थी, मैक्स पर नजर रखी जा रही है, उसकी जान खतरे में है। और नॉर्मा के बारे में? वो कहती है नॉर्मा को इसलिए मारा गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा जान गई थी। फिर वो मैक्स से मदद मांगती है। किस लिए? कहती है, मेरी मदद करो, उनकी मदद करो, इससे पहले कि वे दूसरों को राक्षस बना दे। राक्षस? ये क्या मतलब हुआ? तभी मैक्स अपने लगाए कैमरे की फुटेज देखता है। क्या दिखता है उसमें? चौथी मंजिल वाला बूढ़ा आदमी कमरे से बाहर निकलकर कैमरे के साथ छिड़खानी करता है। ओह, तो वो आजाद घूम सकता है? लगता तो यही है। फिर वो एक और घटना देखता है। एक निशान वाले आदमी को बेसमेंट ले जाया जा रहा है। निशान वाला मतलब? एक्स निशान वाला। हाँ, और वहां वो कुत्ते वाला आदमी भी है जिसका जिक्र नरमा की डायरी में था। मैक्स पीछा करता है। हाँ, छुपकर। उसे किसी भयानक सर्जरी की झलक दिखती है, लेकिन वो कुत्ते वाला आदमी उसे देख लेता है। और मैक्स भाग जाता है। हाँ, बाल बाल बचकर अपने कमरे में पहुंचता है। और कमरे में कौन मिलता है? वही लाइव स्ट्रीम वाली लड़की। क्या? वो अंदर कैसे आई? पता नहीं, पर अब वो एक बिल्कुल नई कहानी सुनाती है। क्या कहानी? वो कहती है कि ये फॉस्टर होम असल में एक सरकारी प्रयोग की जगह है। बुजुर्गों पर ड्रग्स टेस्ट किए जाते हैं। ड्रग्स टेस्ट? हाँ, और साइड इफेक्ट्स को दबा दिया जाता है। कहती है उसका पिता भी चौथी मंजिल पर है और उसे सबूत चाहिए। मैक्स सबूत इकट्ठा कर सकता है। ये तो पहले वाली बात से एकदम अलग है। पहले कह रही थी राक्षस बना रहे हैं, अब कह रही है ड्रग्स टेस्ट। कौन सी बात सच है? मैक्स उसे बचाता है। तभी एक कर्मचारी आ जाता है, मामले को हल्का बताता है और लड़की को डॉक्टर के पास ले जाता है। ये सब क्या हो रहा है? मैक्स पूरी तरह घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है सीधा अपने घर, अपने गोद लेने वाले माता पिता के हाँ, पास। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उन्होंने 2 और लड़कियों को गोद लिया है। और फिर वो माँ का डायलॉग, दिल दिल को जानता है, जो नरमा कहती थी। बिल्कुल। ये सुनते ही मैक्स का शक और गहरा हो जाता है। अपने ही माँ बाप पर? फिर क्या होता है? जब माँ बाप बाहर जाते हैं तो वो नई लड़कियां मैक्स को बताती हैं कि घर में अलमारी के पीछे गुप्त कमरा है। गुप्त कमरा? हाँ। मैक्स अंदर जाता है। वो एक तरह का पूजा या कर्मकांड का कमरा लगता है। और वहां उसे क्या मिलता है? उसे वही कप मिलता है जो नरमा के पास था, उसका छोटा मॉडल, एक रोमन देवी की मूर्ति और एक पुरानी फोटो एल्बम। फोटो एल्बम? उसमें क्या था? उसमें फॉस्टर होम के सारे सदस्य थे, मैक्स के माँ बाप भी, सब काले कपड़ों में। और हर तस्वीर में उनके बीच सफेद कपड़ों में एक बच्चा था। हर तस्वीर में अलग बच्चा, और वो बच्चे बेजान से लग रहे थे। और तस्वीरों में सालों का अंतर था। हाँ,
कई कई साल का, पर वो सदस्य वो बूढ़े नहीं हो रहे थे, वैसे के वैसे जवान दिख रहे थे। और सबसे भयानक बात, उन बच्चों में से एक तस्वीर में मैक्स का अपना सौतेला भाई था। हे भगवान, तो उसके भाई ने आत्महत्या नहीं की थी? नहीं, उसे मारा गया था, बलि चढ़ाया गया था। बलि? तो ये कोई पंथ है? हाँ, एक शैतानी समूह जो जवान रहने के लिए उस रोमन देवी की पूजा करते हैं और हर कुछ साल में एक बच्चे की बलि देते हैं। और मैक्स के माँ बाप? वो इसी पंथ का हिस्सा है। वो बच्चों को गोद लेने का नाटक करते हैं, असल में बलि के लिए। और वो नई लड़कियां, वो अगला निशाना थी। बिल्कुल। ये जानकर मैक्स के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। भरोसे का इतना घिनौना कत्ल। वो क्या करता है फिर? वो जरूर वापस गया होगा ना? हाँ, वो सीधा फॉस्टर होम लौटता है, 4थी मंजिल पर। वहाँ क्या होता है? वहां उसे आखिरी और सबसे बड़ा सच पता चलता है। वो बूढ़ा आदमी जो उस पर हमला कर रहा था, जो खून से लिख रहा था। कौन था वो? वो उसका भाई था, मैक्स का भाई। क्या? उसका भाई? वो जिंदा था? हाँ, एक तरह से वो हमला नहीं कर रहा था, वो मैक्स को बचाने की चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। 4थी मंजिल के सारे लोग वो वही बच्चे थे जिनकी जवानी छीन ली गई थी। लेकिन इससे पहले कि मैक्स कुछ कर पाता, उसे पकड़ लिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, वो खुद को सफेद कपड़ों में पाता है, बलि के लिए तैयार। और वहाँ वो लाइव स्ट्रीम वाली लड़की भी होती है? हाँ, और अब उसका असली चेहरा सामने आता है। वो डॉक्टर की पत्नी थी। डॉक्टर की पत्नी है? तो सरकारी टेस्टिंग वाली कहानी सब झूठ था, धोखा था। निशान वाले का मतलब गर्दन का निशान नहीं था, उसका मतलब था चुने हुए लोग, बलि के लिए। तो फिर वो जवान कैसे रहते थे? असली राज क्या था? वो बच्चों की आंखों के पीछे मौजूद एक तरल पदार्थ पीते थे, जिसे कहानी में अमृत या नेक्टर कहा गया है। जवानी का स्रोत। आंखों के पीछे? हाँ, जब से मैक्स वहां आया था, हर रात चुपके से उसकी आंखों से थोड़ा थोड़ा अमृत निकाला जा रहा था, जो उसे बुरे सपने या यादें लगती थीं। वो असल में ये प्रक्रिया थी? बिल्कुल। और जब बच्चा राज जान जाता है या पंथ का आनंद पूरा हो जाता है, तब वो एक ही बार में उसका सारा अमृत निकाल लेते हैं, उसे बेजान बूढ़ा बनाकर 4थी मंजिल पर सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। और डॉक्टर मैक्स का भी सारा अमृत निकाल लेता है? लगभग सारा। मैक्स मरने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसका भाई? हाँ, उसका भाई अपनी व्हीलचेयर का तार तोड़ता है। उसी तार से वो 4थी मंजिल के बाकी बच्चों की आंखें फोड़कर उनका बचा खुचा अमृत इकट्ठा करता है। और मरते मरते वो सारा अमृत मैक्स को पिला देता है, अपने भाई को बचाने के। एक आखिरी बलिदान। और उस अमृत से मैक्स को क्या होता है? वो वापस जिंदा हो जाता है, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। और फिर शुरू होता है बदला। बाहर तूफान चल रहा होता है और अंदर मैक्स का कहर। वो सबको मार देता है, एक एक करके। कर्मचारी, डॉक्टर, उसके धोखेबाज माँ बाप, डॉक्टर की पत्नी, पंथ के बाकी सदस्य, सबको भयानक मौत देता है। और कहानी का अंत में मैक्स मारे गए पंथ सदस्यों की आंखों से अमृत निकालकर 4थी मंजिल के उन बेजान शरीरों को पिलाता है, शायद उनकी आत्मा को शांति देने के लिए या उनकी कुछ चेतना लौटाने के लिए। और फिर वो अपने भाई के बेजान शरीर के साथ वहां से निकल जाता है। तो ये थी कहानी, जीवन सार, एक भयावह रहस्य की। वाकई एक भयावह रहस्य। हाँ, एक बेहद डरावनी कहानी जो दिखाती है कि अमरता की चाह में, जवान बने रहने की इच्छा में इंसान किस हद तक गिर सकता है। और वो भी एक सामान्य से दिखने वाले बुजुर्गों के घर की आड़ में। ये कितना विचलित करने वाला है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात शायद ये है कि कैसे अपने ही लोग, मतलब मैक्स का अपना परिवार, उसके भाई की मौत और दूसरों के साथ वैसा ही करने की साजिश में शामिल था। ये भरोसे का टूटना, ये बहुत गहरा घाव देता है। बिल्कुल। ये कहानी शोषण, दिखावे के पीछे छिपी सच्चाई और कमजोरों के प्रति क्रूरता जैसे विषयों को बहुत ही चरम तरीके से दिखाती है। हाँ, और ये आंखों का अमृत, ये बेशक एक काल्पनिक चीज है, फैंटेसी एलिमेंट है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है। किस तरह? क्या ये किसी चीज का प्रतीक है? जैसे समाज कभी कभी युवाओं की ऊर्जा, उनकी मासूमियत का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, या जैसे हम अक्सर कमजोरों को, चाहे वो बच्चे हों या बुजुर्ग, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, उनके साथ हो रहे अन्याय को अनदेखा कर देते हैं। ये एक सोचने वाली बात है। कहानी भले ही अलौकिक डर पैदा करती हो, पर ये असल दुनिया के उन अंधेरों पर भी रोशनी डालती है जहां ताकतवर लोग
अक्सर भलाई का नकाब पहनकर कमजोरों का शोषण करते हैं। सही कहा। अमरता की ये चाह, शायद ये किसी गहरी असुरक्षा या खालीपन का प्रतीक हो, और उसकी खातिर इंसानियत को ही दांव पर लगा देना, ये वाकई एक गंभीर चिंतन का विषय है। बिल्कुल। कहानी खत्म हो जाती है, पर ये सवाल हमारे जहन में छोड़ जाती है।